तो दोस्तों फाइनल स्कोड़ा गेम का जो नया सेक्शन है सेक्शन 3 और फाइनल सेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। तो आज हम उसी एक तरह से सेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके एक्सहिबिशन, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग सारे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप ज़रूर से हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और उसके बारे में मैं आपको बताना चालू करता हूँ। दक्षिण कोरियाई उत्तरजीविता थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला स्क्विड गेम का तीसरा और अंतिम सीजन, जिसे स्क्विड गेम 3 के रूप में विपणन किया गया है, दक्षिण कोरियाई लेखक और टेलीविजन निर्माता ह्वांग डोंगह्युक द्वारा टेलीविजन के लिए बनाया गया है, 27 जून 2025 को रिलीज होने वाला है। इसका निर्माण नेटफ्लिक्स द्वारा किया गया है। इस सीजन में ली जंगजे, ली ब्युंगहुन, वाई हाजून, इम सीवान, कांग हान्यूल, पार्क ग्यूयंग, पार्क सुंगहून, यांग डोंगग्यून, कांग ऐशिम, जो यूरी, ली डेविड और रोह जेवोन को दिखाया गया है। सीजन में सेओंग गिहुन और खिलाड़ी हमेशा से ही घातक खेलों में जीवित रहने के लिए लड़ते हैं, जिसके भयानक परिणाम होते हैं। इन्हो वीआईपी का स्वागत करता है, जबकि उसका भाई जूनहो द्वीप की खोज जारी रखता है। उनके बीच एक गद्दार से अनजान एपिसोड। स्क्विड गेम के तीसरे और अंतिम सीजन में 6 एपिसोड होने की पुष्टि की गई है। 1. कलाकार और पात्र। मुख्य लेख, स्क्विड गेम के पात्रों की सूची। कोष्ठकों में दी गई संख्याएं स्क्विड गेम जगत में पात्र को सौंपी गई खिलाड़ी संख्या को दर्शाती है। मुख्य, सेओंग गी हुन के रूप में ली जंग जे, एसाएचुएन 456। ह्वांग इन्हो बटा फ्रंट मैन के रूप में ली ब्युंगहुन, कोरियाई उच्चारण वानिन्हो। वाई हाजून ह्वांग जूनहो के रूप में, कोरियाई उच्चारण वानदुनहो। मैली म्युगगी के रूप में सीवान हु, 333, 2-3। कांग देहो के रूप में कांग हानेउल, 388, 2-3। कांग नोयुल के रूप में पार्क ग्यूएंग 4-3। चो ह्यूंजू के रूप में पार्क सुंगहून, 120, 2-3। पार्क योंगसिक के रूप में यांग डोंगग्यून, 007, 2-3। जंग ग्युमजा के रूप में कांग एशिम, 149, 4-3। किम जूनही के रूप में जो यूरी, 222, 4-3। पुनरावर्ती। पार्क हीसून नकाबपोश अधिकारी के रूप में, चोई वूसोक के रूप में जियोन सोकहो 5। चाई कुकी को सियोन्यो के रूप में, 044, 63। पार्क मिन्सू के रूप में ली डेविड, 125, 4-3। रोह जेवोन नामग्यू के रूप में, 124, 4-3। सोंग यंगचांग, इम जियोंगरे के रूप में, 107। ली सुंगवू, किम येओंगसैम के रूप में, 226, 8। ओह डालसुसी कैप्टन पार्क के रूप में 9-10 की पुष्टि। पार्क ग्योंगसेओक के रूप में ली जिनवूक, कोरियाई उच्चारण PAK.KJ.SK, 246, 11। उत्पादन, विकास, श्रृंखला निर्माता और निर्देशक ह्वांग डोंगह्युक। ह्वांग ने दिसंबर 2021 में कहा था कि वह नेटफ्लिक्स के साथ स्क्विड गेम के तीसरे सीजन पर चर्चा कर रहे थे। 12. सीजन 2 के प्रसारित होने के बाद तीसरे सीजन की पुष्टि की गई थी। 13. जब ह्वांग सीजन 3 के अंत के विचार के बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने सीजन 3 को फिनाले के रूप में सोचा। उनका मानना था कि उस कहानी के साथ वह सब कुछ बताने में सक्षम थे जो वह स्क्विड गेम की कहानी के माध्यम से और एक चरित्र के रूप में सेओंग गिहुन के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहते थे, और उन्हें यहां से आगे किसी और कहानी की आवश्यकता नहीं है। 14. लिखना। ह्वांग ने मूल रूप से दूसरे और तीसरे सीजन को एक के रूप में देखा था, लेकिन उन्हें अलग कर दिया क्योंकि उनके पास एक सीजन के लिए बहुत सारे एपिसोड थे। 15. ह्वांग के अनुसार तीसरे सीजन की शुरुआत में गिहुन एक बार फिर पिछले 2 सीजन की तुलना में एक बदला हुआ आदमी होगा
और बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहे पर। 16 सीजन यह भी बताएगा कि हुआंग इन्हो फ्रंटमैन कैसे बना। 17 चेओल सू, यंगही की विशाल रोबोट गुड़िया बॉयफ्रेंड, को दूसरे सीजन के अंतिम एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में पेश किया गया था और यह एक नए गेम के साथ सीजन 3 में दिखाई देगा। 18 सीजन के बारे में बोलते हुए हुआंग इस बारे में बात करते हैं कि इस सीजन में जोर इस बात पर है कि कैसे लोगों को इस तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी मानवता को बनाए रखना है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे गिहुन और म्युंगगी में होने वाले परिवर्तन नाटकीय होंगे और कैसे जूनही का बच्चा न केवल जूनही के लिए बल्कि अंदर मौजूद सभी लोगों के भाग्य के लिए भी बहुत प्रासंगिक होगा। 19 भलाई, ली जंगजे और ली ब्युंगहुन क्रमशः गिहुन और फ्रंटमैन के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे। 20 साथ ही अन्य जो सीजन 2 से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं वे हैं वाई हाजून, कांग हान्यूल, पार्क सुंगहून, इम सीवान, यांग डोंगग्यून, पार्क ग्यूयंग, जो यूरी, कांग ऐशिम, ली डेविड और रोह जेवोन। 21 क्योंकि सीजन दूसरे सीजन का खेल फिर से शुरू करेगा। फिल्माने, सीजन के लिए फिल्मांकन जुलाई 2023 में शुरू हुआ और जून 2024 में समाप्त हुआ क्योंकि इसे दूसरे सीजन के साथ साथ बैक टू बैक फिल्माया गया था। 22-23 डाक उत्पादन, सीजन 3 का संपादन भाग नवंबर 2024 में लगभग पूरा हो गया था। 14 स्क्विड गेम कोरियाई, एक दक्षिण कोरियाई डायस्टोपियन सर्वाइवल थ्रिलर हॉरर टेलीविजन सीरीज है जिसे हुआंग डोंगह्युक ने नेटफ्लिक्स के लिए। यह सीरीज एक गुप्त प्रतियोगिता के इर्दगिर्द घूमती है जिसमें 456 खिलाड़ी, जो सभी गहरी आर्थिक तंगी में है, 45.6 बिलियन का पुरस्कार जीतने के मौके के लिए बच्चों के घातक खेलों की एक श्रृंखला खेलने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। श्रृंखला का शीर्षक इसी नाम के कोरियाई बच्चों के खेल से लिया गया है। हुआंग ने अपने स्वयं के आर्थिक संघर्षों के साथ साथ दक्षिण कोरिया और पूंजीवाद में वर्ग असमानता के आधार पर इस विचार की कल्पना की। 7-8 हालांकि उन्होंने 2009 में कहानी लिखी थी, लेकिन हुआंग को इस विचार को निधि देने के लिए एक प्रोडक्शन कंपनी नहीं मिल पाई, जब तक कि नेटफ्लिक्स ने अपने विदेशी प्रोग्रामिंग प्रसाद का विस्तार करने के अभियान के तहत 2019 के आसपास रुचि नहीं ली। स्क्विड गेम का पहला सीजन 17 सितंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान मिला। यह नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई और इसे कई प्रशंसाएं मिली। दूसरे सीजन का निर्माण जुलाई 2023 में शुरू हुआ और इसे 26 दिसंबर 2024 को रिलीज किया जाना है। इसके बाद 2025 में तीसरा और अंतिम सीजन रिलीज किया जाएगा। कथानक, सीजन 1 दक्षिण कोरिया में सेओंग गिहुन, एक तलाकशुदा पिता और कर्ज में डूबा जुआ खेलने वाला व्यसनी जो अपनी बुजुर्ग मां के साथ रहता है, उसे एक बड़े नकद पुरस्कार के लिए बच्चों के खेल की एक श्रृंखला खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकार करने पर उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाया जाता है जहां वह खुद को 455 अन्य खिलाड़ियों के बीच पाता है जो सभी गहरे वित्तीय संकट में है। खिलाड़ियों को हरे रंग के ट्रैक सूट पहनने के लिए मजबूर किया जाता है और गुलाबी जंपसूट पहने नकाबपोश गार्ड द्वारा हर समय उन पर नजर रखी जाती है। खेल की देखरेख फ्रंटमैन द्वारा की जाती है जो काला मुखौटा और काली वर्दी पहनता है। खिलाड़ियों को जल्द ही पता चलता है कि एक गेम हारने से उनकी मृत्यु हो जाती है और प्रत्येक मृत्यु संभावित 45.6 बिलियन के भव्य पुरस्कार में 100 मिलियन का योगदान देती है। अबी गिहुन अपने बचपन के दोस्त चो सांगवू और उत्तर कोरियाई दलबदलू कांग सैबायोक सहित अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मोड़ से बचने की कोशिश करता है, जबकि जासूस हुआंग जुन्हो अपने लापता भाई को खोजने के लिए एक गार्ड के रूप में खेलों में घुसपैठ करता है। 10-11 सीजन 2 गिहुन, जिसने स्क्विड गेम जीतने के एक साल बाद बदला लेने की कसम खाई थी, वापस लौटता है और फ्रंटमैन से बदला लेने और गेम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए फिर से गेम में शामिल होता है। उसके साथ पुलिस अधिकारी जुन्हो, फ्रंटमैन का भाई, शामिल होगा, जो उसे गेम और उसके भाई को रोकने में मदद करेगा। गेम में
वह एक बार फिर अपने दोस्त जंगबे सहित नए खिलाड़ियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि अधिक से अधिक खिलाड़ी बच सके। इल्नाम की मौत के बाद अब फ्रंटमैन गेम पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। गिहुन को यह दिखाने की कोशिश करेगा कि लोगों की असली प्रकृति के कारण वह गेम को खत्म नहीं कर सकता। 12 कलाकार और पात्र। मुख्य लेख। स्क्विड गेम के पात्रों की सूची। धालना। लाल पोशाक में ली जंगजे, सेओंग गिहुन, खिलाड़ी 456। औपचारिक पोशाक में पार्क हेसु, चो संगवू, खिलाड़ी 218। वी हाजून कैजुअल पोशाक में। वाई हाजून, पुलिस अधिकारी हुआंग जूनहो। जंग होयोन कैजुअल पोशाक में। जंग होयोन, कांग साइब्योक, खिलाड़ी 067। ली ब्यूंगहुन, हुआंगिनहो, फ्रंटमैन। मुख्य कोष्ठकों में दी गई संख्याएं स्क्विड गेम जगत में पात्र को सौंपी गई खिलाड़ी संख्या को दर्शाती है। सेओंग गिहुन के रूप में ली जंगजे, SIHUN 456, 13 एक तलाकशुदा ड्राइवर और जुए का आदी। वह अपनी मां के साथ रहता है और अपनी बेटी की आर्थिक मदद करने के लिए संघर्ष करता है। वह अपने कई ऋणों का निपटान करने और अपनी बेटी की कस्री पाने के लिए खुद को आर्थिक रूप से स्थिर साबित करने के लिए खेल में भाग लेता है, जिसे अपनी मां और सौतेले पिता के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना होना है। गेम जीतने के बाद वह गेम और फ्रंटमैन को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। सीजन 1 से 3। पार्क हेसु चो सांगवू, कोरियाई उच्चारण TOSU 218C के रूप में 13 एक प्रतिभूति कंपनी में निवेश टीम के पूर्व प्रमुख। वह गिहुन का जूनियर सहपाठी था और सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था। वह पुलिस से बचने के लिए खेल में शामिल होता है, जो उसे अपने ग्राहकों से पैसे चुराने और खराब निवेश से भारी कर्ज लेने के लिए चाहते हैं। सीजन 1। वाई हाजून हुआंग जुनहो, कोरियाई उच्चारण HWADUNHO के रूप में 14 एक पुलिस अधिकारी और अंडरकवर जासूस जो अपने लापता भाई को खोजने के लिए एक गार्ड के रूप में प्रच्छन्न होकर खेल में घुस जाता है और पता चलता है कि उसका भाई फ्रंटमैन है, जो खुद खेलों का आयोजक है। सीजन 1 से 2। जंग होयोन कांग सैबायोक, कोरियाई उच्चारण KSBJK 067 के रूप में 15 उत्तर कोरिया के उत्तरी हैमग्योंग प्रांत से एक उत्तर कोरियाई दल बदलू। 16 वह एक दलाल के लिए भुगतान करने के लिए खेल में प्रवेश करती है, जो सीमा पार उसके माता पिता को बचा सकता है और अपने पुनर्मिलित परिवार के लिए एक घर खरीद सकता है। सीजन 1। ओ योंगसू ओह इल्नाम, कोरियाई उच्चारण OIAM 001 के रूप में 17 एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे ब्रेन ट्यूमर है, जो बाहरी दुनिया में मरने का इंतजार करने के बजाय गेम खेलना पसंद करता है और जो बाद में गेम का निर्माता होने का खुलासा करता है। सीजन 1। हियो सुंगताई जंग देओक्सु, कोरियाई उच्चारण TADKSU 101 के रूप में 18 एक गैंगस्टर जो अपने बड़े जुए के कर्ज को चुकाने के लिए खेल में प्रवेश करता है, जिसमें उसके मालिक और अधीनस्थों से चुराए गए पैसे भी शामिल है। सीजन 1। अनुपम त्रिपाठी अली अब्दुल 199 के रूप में 17 पाकिस्तान से आया एक प्रवासी श्रमिक, जो अपने नियोक्ता द्वारा महीनों तक उसका वेतन रोके रखने के बाद अपने युवा परिवार के लिए खेल में प्रवेश करता है। सीजन 1। किम जूरियंग हान मिन्यो, कोरियाई उच्चारण HANMINJ 212 के रूप में 19 एक जोरदार और चालाक महिला। खेल में प्रवेश करने के उसके कारण अस्पष्ट है। सीजन 1। ली ब्यूंगहुन हुआंगिन हो, कोरियाई उच्चारण HWADINHO के रूप में फ्रंटमैन, गेम ओवरसियर और 2015 संस्करण में इनमें से पिछले विजेता, जो अपनी भागीदारी के बाद यह नहीं मानते कि वास्तव में अच्छे लोग हैं। 20 सीजन 2 से 3। अतिथि सीजन 1। इम सीवान ली म्यूंगगी 333 के रूप में 21-12 एक पूर्व यूट्यूबर जिसने क्रिप्टो घोटाले के परिणामस्वरूप पैसा खो दिया और वह जुन्ही का पूर्व प्रेमी है। सीजन 2। देहो के रूप में कांग हानेउल 388,
21-12 एक पूर्व समुद्री सीजन 2। पार्क सुंदहून ह्यूंजू के रूप में 120 21-12 एक पूर्व विशेष बल सैनिक और ट्रांसजेंडर महिला जो अपनी लिंगपुष्टि सर्जरी के लिए पैसे की कमी से जूझ रही है। सीजन 2। ली जिनवुक ग्योंगसोक के रूप में 246 22-12 एक आदमी जो अपनी बेटी के रक्त कैंसर के इलाज के लिए पैसे पाने के लिए खेल में शामिल होता है। सीजन 2। यांग डोंगग्यून पार्क योंगसिक 007 के रूप में 21-12 एक पश्चातापी जुआरी और ग्यूमजा का बेटा। सीजन 2। जो यूरी किम जुन्ही के रूप में 222 22-12 म्युंगगी की पूर्व प्रेमिका जिसने म्युंगगी की क्रिप्टो खरीदकर अपना पैसा खो दिया और अब जीविका चलाने का रास्ता तलाश रही है। सीजन 2। कांग ऐशिम जंग ग्यूमजा के रूप में 149 22-12 योंगसिक की मां जो अपने बेटे के कर्ज का भुगतान करने के लिए खेल में प्रवेश करती है। सीजन 2। ली सेओवान जंगबे के रूप में 390 12 गीहुन का बहुत अच्छा दोस्त जो एक बार चलाता है और बाद में स्क्विड गेम में प्रवेश करता है। सीजन 2। अतिथि सीजन 1। यू सुंगजू ब्योंगगी 111 के रूप में 23 एक डॉक्टर जो गुप्त रूप से भ्रष्ट गार्डों के एक समूह के साथ काम करता है ताकि आगामी खेलों की जानकारी के बदले में मृत प्रतिभागियों के अंगों की तस्करी की जा सके। ली यूमी जियोंग 240 के रूप में 24 एक युवा महिला जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता की हत्या करने के बाद जेल से रिहा हुई है। किम सीह्यून प्लेयर 244 एक पादरी जो खेल के दौरान अपने विश्वास को पुनः खोजता है। ली सांगही 2 जंगसू 017 के रूप में 25 एक पूर्व ग्लासमेकर। किम युनताए खिलाड़ी 069 एक खिलाड़ी जो अपनी पत्नी खिलाड़ी 070 के साथ खेल में शामिल होता है। ली जिहा खिलाड़ी 070 के रूप में 26 एक खिलाड़ी जो अपने पति खिलाड़ी 069 के साथ खेल में शामिल होती है। क्वाक जाह्योंग खिलाड़ी 278 एक खिलाड़ी जो देओक्सु के समूह में शामिल हो जाता है और उसके गुर्गे के रूप में कार्य करता है। क्रिश्चियन लागाहिट खिलाड़ी 276 के रूप में 27-28 एक खिलाड़ी जो टग ऑफ वॉर राउंड में सेओंग गिहुन के समूह में शामिल होता है। किम यंगो के ओह मालसून के रूप में गिहुन की मां 29 चो आहेन सेओंग गायोंग के रूप में गिहुन की बेटी। कांग मालग्यूम कांग यूंजी के रूप में गिहुन की पूर्व पत्नी और गायोंग की मां 29। पार्क हाएजिन सांगवू की मां के रूप में। पार्क सीवान कांग चेओल सेबायोक के छोटे भाई के रूप में। अतिथि कलाकार गोंग यू एक सेल्समैन के रूप में जो गेम के लिए प्रतिभागियों की भर्ती करता है 30 सीजन 1 से 2। ली जंगजून गार्ड के रूप में 31। जॉन डी माइकल्स वीआईपी 1 के रूप में 32। डैनियल सी कैनेडी वीआईपी 2 के रूप में 32। डेविड ली वीआईपी 3 के रूप में 33। जेफरी ग्यूलियानो वीआईपी 4 के रूप में 32। स्टीफन मोट वीआईपी 5 के रूप में 33। वीआईपी 6 के रूप में माइकल डेविस 33। सीजन 2। पार्क ग्यूएंग नोयुल के रूप में 22-12 एक पूर्व सैनिक और उत्तर कोरियाई दलबदलू जो अपने नवजात बेटे की तलाश कर रही है जो उत्तर में ही रह गया था। चाय कुकी सेन्यो के रूप में 044 34-12 एक बार शक्तिशाली कोरियाई जादूगर जो अब अपने चरम से आगे निकल चुका है। ली डेविड मिन्सू के रूप में 125 22-12 एक डरपोक और कायर व्यक्ति जो थानोस के नेतृत्व में खेल में युवा खिलाड़ियों के एक समूह में शामिल हो जाता है। चोई सेउंगह्यून थानोस 230 के रूप में 22-12 एक पूर्व रैपर जिसने म्यांगगी के क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में अपना पैसा खो दिया और उसके खिलाफ एक शिकायत रखता है और खेल के युवा खिलाड़ियों के साथ एक समूह बनाता है। रोह जेवोन नामग्यू के रूप में 124 22-12 एक पूर्व नाइट क्लब कार्यकर्ता जो क्लब में काम करते समय थानोस से मिला था। वोन जियान सेमी 380 के रूप में 22-12 एक महिला जो मिन्सू से दोस्ती करती है और घर लौटने की बजाय खेल में मरना पसंद करती है। खिलाड़ी के रूप में
किम सियून 095 35 36 37 12 जीन सेओक हो 38 ओह दालसू 39 40 एपिसोड मौसम एपिसोड मूलतः जारी 1 9-17 सितंबर 2021 2 7 41 26 दिसंबर 2024 42 सीजन 1 2021 मुख्य लेख स्क्विड गेम सीजन 1 नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज की तारीख 43 एक लाल बत्ती हरी बत्ती लिप्यंतरन मुगुनगवा कोकोचे पिदोन नाल कोरियाई डी ह्वांग डोंगह्युक 17 सितंबर 2021 2 नरक लिप्यंतरन जियोक कोरियाई ह्वांग डोंगह्युक 17 सितंबर 2021 3 द मैन विद द अम्ब्रेला लिप्यंतरन उसानेउल सेसुन नामजा कोरियाई ह्वांग डोंगह्युक 17 सितंबर 2021 4 टीम से जुड़े रहें लिप्यंतरन कोरियाई ह्वांग डोंगह्युक 17 सितंबर 2021 5 एक निष्पक्ष दुनिया लिप्यंतरन प्योंगदेउंगहान सेसांग कोरियाई ह्वांग डोंगह्युक 17 सितंबर 2021 6 गगनबू लिप्यंतरन ककनबू कोरियाई ह्वांग डोंगह्युक 17 सितंबर 2021 7 वीआईपी ह्वांग डोंगह्युक 17 सितंबर 2021 8 फ्रंटमैन लिप्यंतरन प्यूरोनटेउमेन कोरियाई ह्वांग डोंगह्युक 17 सितंबर 2021 9 एक भाग्यशाली दिन लिप्यंतरन उनसु जोन नाल कोरियाई ई ह्वांग डोंगह्युक 17 सितंबर 2021 सीजन 2 2024 मुख्य लेख स्क्विड गेम सीजन 2 कुल संख्या सीजन में न शीर्षक निर्देशक ह्वांग ने इस काम को हारे हुए लोगों की कहानी के रूप में वर्णित किया 69 पात्रों के नाम सेओंग गिहुन चोसांगवू और इलनाम सभी ह्वांग के बचपन के दोस्तों पर आधारित थे साथ ही चरित्र का नाम ह्वांग जुनहो जो ह्वांग इन्हो नामक एक बड़े भाई के साथ वास्तविक जीवन में बचपन का दोस्त भी था 49 दो मुख्य पात्र गिहुन और सांगवू ह्वांग के अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित थे और खुद के दो पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे गिहुन ने सियोल के ससांगमुन जिले में आर्थिक रूप से वंचित एकल मां द्वारा पाले जाने के समान पहलुओं को साझा किया जबकि सांगवू ने ह्वांग द्वारा अपने परिवार और परों से उच्च उम्मीदों के साथ सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में भाग लेने पर विचार किया 4-9-6-9 इसके अलावा गी हुन की पृष्ठभूमि शो के दूसरे गेम में इस्तेमाल की गई आकृतियों के आधार पर कोरियाई चीनी कैंडी त्रीत डालगोना में छिद्रित आकृतियां शो के भीतर खिलाड़ियों को आंतरिक आकृतियों को बरकरार रखना था ह्वांग ने बचपन के एक खेल की विडंबना दिखाने के लिए अपने बचपन के कोरियाई खेलों पर कथा को आधारित किया जहां प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण नहीं थी बल्कि लोगों के जीवन को दांव पर लगाने वाली एक चरम प्रतिस्पर्धा बन गई 48 इसके अतिरिक्त चूंकि उनकी प्रारंभिक स्क्रिप्ट फिल्म के लिए थी इसलिए उन्होंने सरल नियमों के साथ बच्चों के खेल का उपयोग करना चुना जो कि जटिल नियमों वाले खेलों का उपयोग करने वाली अन्य उत्तरजीविता प्रकार की फिल्मों के विपरीत समझाने में आसान थे 56 उन्होंने जो केंद्रीय खेल चुना स्क्विड गेम 1970 और 1980 के दशक का एक लोकप्रिय कोरियाई बच्चों का खेल था 55-71 ह्वांग ने स्क्विड गेम को बचपन का सबसे शारीरिक रूप से आक्रामक खेल के रूप में याद किया जो मैंने एक बच्चे के रूप में पड़ोस की गलियों में खेला था यही वजह है कि मुझे यह सबसे ज्यादा पसंद भी था 72 शुरुआती गेम में डकजिस के रंग जो नीले और लाल है जापानी शहरी किंवदंती ब्लू पेपर रेड पेपर से प्रेरित थे 73 जी लाल बत्ती हरी बत्ती गेम का चयन एक बार में बहुत सारे हारने वालों को बनाने की इसकी क्षमता के कारण किया गया था चयन के बारे में ह्वांग ने कहा गेम का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इतने सारे लोगों से भरा दृश्य बेतरतीब ढंग से हिलता और रुकता है जिसे एक हास्यास्पद लेकिन दुखद समूह नृत्य के रूप में देखा जा सकता है
48 हुआंग ने मजाक में कहा कि उनके द्वारा चुना गया डालगोना कैंडी गेम डालगोना की बिक्री को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह नेटफ्लिक्स की श्रृंखला किंगडम के प्रसारण के बाद कोरियाई गैट्स पारंपरिक टोपी की बिक्री बढ़ गई। 74 आकृति को मुक्त करने के लिए कैंडी को चाटना कुछ ऐसा था। 72 हुआंग ने अन्य कोरियाई बच्चों के खेलों पर विचार किया था जैसे गोंगगी, डोंग डोंग डोंगडेमुन और तुम मेरे घर क्यों आए। हाना इची मोनमे का एक कोरियाई संस्करण। 48 हुआंग ने पूरी सीरीज खुद लिखी। पहले 2 एपिसोड लिखने में ही उन्हें लगभग 6 महीने लग गए, जिसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने के लिए इनपुट लेने के लिए दोस्तों की ओर रुख किया। 50 हुआंग ने शो की तैयारी की चुनौतियों को भी संबोधित किया जो शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाली थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीजन 1 बनाते समय अपने दांतों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया था और उत्पादन पूरा होने के बाद उन्हें अपने दंत चिकित्सक से 6 दांत निकलवाने पड़े थे। 47-58 इस तरह हुआंग शुरू में इन एपिसोड को पूरा करने के बाद सीक्वल के बारे में अनिश्चित थे। 50 हालांकि उन्होंने सीक्वल के लिए संभावित हुक को ध्यान में रखते हुए अंत लिखा। 8 हुआंग ने एक वैकल्पिक अंत पर विचार किया था जहां गीहुन अपनी बेटी को देखने के लिए खेल आयोजकों के साथ अपनी कॉल समाप्त करने के बाद विमान में सवार होता, लेकिन हुआंग ने उस अंत के बारे में कहा। सीजन 2 9 एपिसोड की पहली सीरीज को खुद लिखने और बनाने के तनाव के कारण हुआंग के पास शुरू में स्क्विड गेम का दूसरा सीजन लिखने की कोई तत्काल योजना नहीं थी। उनके पास अनुवर्ती कहानी के लिए अच्छी तरह से विकसित योजना नहीं थी और कहा कि अगर उन्हें एक लिखना है तो उन्हें मदद के लिए लेखकों और निर्देशकों के एक स्टाफ की आवश्यकता होगी। 50 शो की अपार लोकप्रियता के साथ हुआंग ने बाद में दूसरे सीजन की संभावना के बारे में राय व्यक्त की। CNN को बताया, फिलहाल कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतने सारे लोग उत्साही हैं कि मैं वास्तव में इस पर विचार कर रहा हूँ। 69 हुआंग ने द टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि दूसरा सीजन फ्रंटमैन की कहानी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है और साथ ही पुलिस के बारे में अधिक शामिल कर सकता है। हुआंग ने कहा, मुझे लगता है कि पुलिस अधिकारियों के साथ समस्या सिर्फ कोरिया में ही नहीं है। मैं वैश्विक समाचारों में देखता हूं कि पुलिस बल चीजों पर कार्रवाई करने में बहुत देर कर सकता है, ज्यादा पीड़ित है या स्थिति इसलिए बदतर हो जाती है क्योंकि वे पर्याप्त तेजी से कार्रवाई नहीं करते। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे मैं उठाना चाहता था। 76 उन्होंने कहा कि वे क्रिप्टिक फ्रंटमैन और उसके पुलिसकर्मी भाई हुआंग जुन्हो के बीच के रिश्ते के साथ साथ सेल्समैन चरित्र गोंग यू द्वारा चित्रित की पृष्ठभूमि का भी पता लगाना चाहते थे। 77 भलाई सीजन 1 निर्देशक हुआंग ने अनुरोध किया कि अभिनेता गोंग यू बाएं और ली ब्यूंगहुन दाएं, जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया था, स्क्विड गेम में क्रमशः रिक्रूटर और फ्रंटमैन के रूप में दिखाई दे। हुआंग ने कहा कि उन्होंने ली जंगजे को गीहुन के रूप में कास्ट करने का फैसला किया ताकि उनकी पिछली भूमिकाओं में चित्रित उनकी करिश्माई छवि को नष्ट किया जा सके। 78 होयोन जंग को उनकी नई प्रबंधन कंपनी ने श्रृंखला के ऑडिशन के लिए एक वीडियो भेजने का अनुरोध किया था, जबकि वह मैक्सिको में एक शूटिंग खत्म कर रही थी और न्यूयॉर्क फैशन वीक की तैयारी कर रही थी। हालांकि एक अभिनेता के रूप में यह उनका पहला ऑडिशन था और उनकी उम्मीदें कम थी। हुआंग ने कहा, जिस क्षण मैंने न्यूयॉर्क से उनका ऑडिशन टेप देखा, मैंने तुरंत खुद से सोचा, यह वह लड़की है जिसे हम चाहते हैं। मेरी पहली धारणा यह थी कि वह एक अनियंत्रित घोड़े की तरह जंगली और स्वतंत्र है। 79, 80, 81 अनुपम त्रिपाठी को अली अब्दुल के रूप में कास्ट करने पर हुआंग ने कहा, कोरिया में अच्छे विदेशी अभिनेता ढूंढना मुश्किल था। 82 गोंग यू और ली ब्यूंग-हुन दोनों ने हुआंग के साथ उनकी पिछली फिल्मों क्रमशः साइलेस्टर और द फोर्ट्रेस के दौरान काम किया था, और हुआंग ने दोनों को स्क्विड गेम में छोटी भूमिकाओं में आने के लिए कहा था। 79 अविश्वसनीय स्रोत वीआईपी को एशिया में रहने वाले गैर कोरियाई अभिनेताओं में से चुना गया था, जोफ्रे ग्यूलियानो के मामले में, जिन्होंने जुन्हो के साथ बातचीत करने वाले वीआईपी की भूमिका निभाई थी। ट्रेन टू बुसान प्रेजेंस पेनिनसुला में उनकी पिछली भूमिका ने उन्हें स्क्विड गेम के लिए कास्टिंग का नेतृत्व किया। 83
श्रृंखला के लिए कास्टिंग की पुष्टि 17 जून 2020 को की गई थी। 84 अक्टूबर 2021 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने नेटफ्लिक्स एशिया के कार्यकारी किम मिन्योंग का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने कहा कि कंपनी श्रृंखला के संभावित वीडियो गेम अनुकूलन पर विचार कर रही थी। 57 नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम को मर्चेंडाइजिंग के लिए लाइसेंस दिया है। जनवरी 2022 में यंगही विनाइल फिगर रिलीज किया गया। 125 फनको ने मई 2022 में स्क्विड गेम थीम वाली फनको पॉप मूर्तियों का एक सेट रिलीज किया। 126 स्वागत, आलोचनात्मक स्वीकार्यता, शो को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 127 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 76 समीक्षाओं के आधार पर सीरीज की स्वीकृति रेटिंग 95% है, जिसकी औसत रेटिंग 8.1/10 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, स्क्विड गेम की बेहिचक क्रूरता दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं है, लेकिन तीखी सामाजिक टिप्पणी और आश्चर्यजनक रूप से कोमल कोर दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखेगा, भले ही वे इसे अपनी उंगलियों के बीच देखते हुए ही क्यों न देखे। 128 मेटाक्रिटिक पर 13 आलोचकों के आधार पर सीरीज का भारित औसत स्कोर 100 में से 69 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 129 डिसाइडर के जोएल केलर ने कहा कि शो की अवधारणा रचनात्मक थी। कथा के बारे में लिखते समय उन्होंने इसे एक कसी हुई कथा और एक ऐसी कहानी के रूप में वर्णित किया जिसमें तनावपूर्ण और रोमांचक होने की क्षमता है। केलर ने निष्कर्ष निकाला, इसे स्ट्रीम करे। स्क्विड गेम एक नया विचार लेता है और इसे एक रोमांचक नाटक में बदल देता है। हमें उम्मीद है कि यह उस तनाव को बनाए रखेगा जो हमने पूरे सीजन में पिछले 20 मिनट में देखा था। 130 साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के पियर्स कॉनरन ने सीरीज को 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर यह अभी भी नेटफ्लिक्स कोरिया का एक बेहद मनोरंजक स्लैम डंक है, जिसे दुनिया भर में इसके पूर्ववर्तियों की तरह अपनाया जाने की संभावना है। 131 एनएमई के हिज्जिर जुनैनी ने सीरीज को 5 में से 4 स्टार दिए और कहा, विषयगत बुद्धिमत्ता से अलग, स्क्विड गेम भी एक बेहतरीन शो है, इसकी आंतरिक प्रतिस्पर्धा तत्व की बदौलत। 132 द ग्लोब एंड मेल के जॉन डॉयल ने श्रृंखला को एक साहसी, अंधेरे, महत्वाकांक्षी कहानी, कभी कभी दिल को छू लेने वाली और कभी कभी डरावनी के रूप में वर्णित किया और कहा, इसकी शक्ति इस समझ में है कि पैसा ही जीवित रहने का साधन है। यह हंगर गेम्स जैसी कोई डायस्टोपियन कल्पना नहीं है, यह अपनी सभी जटिल भयावहताओं में वर्तमान जीवन है। 133 द एज के कार्ल क्विन ने श्रृंखला को बहुत अधिक व्युत्पन्न के रूप में वर्णित किया, लेकिन लिखा, 2 तनाव है जो स्क्विड गेम को ऊपर उठाते हैं। एक कथा के भीतर है, जहां व्यक्ति की प्रधानता समुदाय की धारणा के साथ सीधे टकराव में है, और जहां पसंद का भ्रम शोषण के सभी तरीकों को सही ठहराता है। 134 द हिंदू के एस पूर्वजा ने लिखा कि 9 एपिसोड अपने दर्शकों को भयभीत करने में कामयाब होते हैं, फिर भी शो में निवेश करते हैं। इसका श्रेय रेजर शार्प लेखन और इसके कलाकारों द्वारा सम्मोहक प्रदर्शन को जाता है। 135 इवनिंग स्टैंडर्ड की आभा शाह ने लिखा कि श्रृंखला कसकर लिखी गई थी, प्रत्येक एपिसोड में इतनी गति थी कि यह वास्तव में देखने लायक थी, और इसके विषयों की प्रशंसा सार्वभौमिक रूप से आकर्षक के रूप में की। 136 द टाइम्स के ह्यूगो रिफकाइंड ने श्रृंखला के कुछ हिस्सों को बहुत धीमा बताया, लेकिन कहा कि यह निश्चित रूप से दिलचस्प था और लिखा, इसके पीछे लगभग लवक्राफ्टियन डरावनी भावना है जो सामान्य जीवन को जीने योग्य नहीं बनाती है, और पृष्ठभूमि में विशाल अज्ञात शक्तियां हैं जो आपके मरने पर मुस्कुराती रहेंगी। 137 द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हुए टीवी समीक्षक माइक हेल ने स्क्विड गेम को पूरी तरह से पारंपरिक और पूरी तरह से पूर्वानुमानित मेलोड्रामा पाया, जिसमें आंखों को पकड़ने वाला लेकिन विशेष रूप से दिलचस्प नहीं प्रोडक्शन डिजाइन और कॉस्ट्यूमिंग था। उन्होंने यह भी सोचा कि श्रृंखला का समकालीन सामाजिक प्रासंगिकता का दिखावा इसकी हल्के से अधिक बीमार हिंसा को सही ठहराने में विफल रहा,
और सोचा कि इसके पात्र परिवार और विशिष्ट युद्ध के मैदान का उथला संयोजन थे। 138 वैरायटी के डैनियल डिएडारियो ने लिखा, जोकर की तरह इसमें दोनों तरह से जोर दिया गया है कि एक संस्कृति जो हिंसा पैदा कर सकती है वह स्वाभाविक रूप से बीमार और विक्षिप्त है, जबकि बीमार विक्षिप्तता का एक बेतहाशा अतिरंजित संस्करण इस तरह से पेश किया जाता है कि यह अधिकतम तनावपूर्ण और मनोरंजक हो। 139 स्क्विड गेम की लोकप्रियता के कारण सिंगापुर के राष्ट्रीय समाचार पत्र द स्ट्रेट्स टाइम्स ने शो के निर्देशक हुआंग को दिसंबर 2021 में द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर नामित किया। 140 दर्शकों की संख्या 2008 के आसपास हुआंग डोंगह्युक ने एक अलग फिल्म स्क्रिप्ट के लिए निवेश पाने की असफल कोशिश की, जिसे उन्होंने लिखा था, और उन्हें उनकी मां और उनकी दादी को कर्ज लेना पड़ा, लेकिन देश के भीतर कर्ज संकट के बीच अभी भी संघर्ष करना पड़ा। 8:45 उन्होंने अपना खाली समय मैनहवांग, दक्षिण कोरियाई मंगा कैफे में बैटल रॉयल, लायर गेम और गैम्बलिंग एपोकैलिप्स, काइजी जैसे जापानी उत्तरजीविता मंगा पढ़ने में बिताया। 47, 48, 7, 49 हुआंग ने इन कार्यों में पात्रों की स्थिति की तुलना अपनी वर्तमान स्थिति से की और कर्ज से बाहर निकलने के लिए पैसे जीतने के लिए इस तरह के अस्तित्व के खेल में शामिल होने में सक्षम होने के विचार पर विचार किया, जिससे उन्हें 2009 में उस अवधारणा पर एक फिल्म की पटकथा लिखने के लिए प्रेरित किया गया। 49 हुआंग ने कहा, मैं एक ऐसी कहानी लिखना चाहता था जो आधुनिक पूंजीवादी समाज के बारे में एक रूपक या दंतकथा हो, कुछ ऐसा जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता हो, कुछ हद तक जीवन की चरम प्रतिस्पर्धा की तरह। लेकिन मैं चाहता था कि इसमें उन पात्रों का उपयोग किया जाए जिनसे हम सभी वास्तविक जीवन में मिले हैं। 50 हुआंग को डर था कि उस समय कहानी समझने में बहुत कठिन और विचित्र थी। 47 हुआंग ने अपनी कहानी विभिन्न कोरियाई उत्पादन समूहों और अभिनेताओं को बेचने की कोशिश की। 51 हुआंग ने इस स्क्रिप्ट को एक तरफ रख दिया और अगले 10 वर्षों में 3 अन्य फिल्मों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिनमें क्राइम ड्रामा फिल्म साइलेस्ड 2011 और ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म द फोर्ट्रेस 2017 शामिल है। 49 2010 के दशक में नेटफ्लिक्स ने उत्तरी अमेरिका के बाहर दर्शकों की संख्या में बड़ी वृद्धि देखी थी और कोरिया सहित अन्य क्षेत्रों में निर्माणों में निवेश करना शुरू कर दिया था। 52 2018 में नेटफ्लिक्स के सह-सीईओ टेड सारंडोस ने कहा कि वे विदेशी निर्माणों से अधिक सफलता की उम्मीद कर रहे थे। मेरे लिए रोमांचक बात यह होगी कि अगली स्ट्रेंजर थिंग्स अमेरिका के बाहर से आए। अभी ऐतिहासिक रूप से उस पैमाने का कुछ भी कभी भी कहीं से नहीं आया है, सिवाय हॉलीवुड के। 53 नेटफ्लिक्स ने 2018 में एशिया में एक डिवीजन खोला था, और जब वे अभी भी सियोल में अस्थायी पट्टे पर दिए गए कार्यालय स्थान से काम कर रहे थे, हुआंग ने अपनी स्क्रिप्ट उनके ध्यान में लाई। एशियाई क्षेत्रों के लिए नेटफ्लिक्स के कंटेंट अधिकारियों में से एक किम मिन्योंग ने द फोर्ट्रेस और उनकी अन्य फिल्मों से हुआंग की प्रतिभा को पहचाना। किम ने कहा, हम ऐसे शो की तलाश कर रहे थे जो पारंपरिक रूप से बने शो से अलग हो, और स्क्विड गेम बिल्कुल वैसा ही था। 54 सितंबर 2019 में नेटफ्लिक्स ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वे हुआंग के काम को एक मूल श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करेंगे। 51-55 नेटफ्लिक्स की बेला बजरिया, वैश्विक टेलीविजन संचालन की प्रमुख, ने हुआंग के काम में अपनी रुचि के बारे में कहा कि हमें पता था कि यह कोरिया में बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें एक बोल्ड विजन वाला एक प्रतिष्ठित निर्देशक था, और यह कि के-ड्रामा भी पूरे एशिया में अच्छी तरह से यात्रा करते हैं। 52 परियोजना में अपनी वापसी के बारे में हुआंग ने टिप्पणी की, यह एक दुखद कहानी है, लेकिन मैं इस परियोजना में वापस इसलिए आया क्योंकि तब से 10 साल बाद की दुनिया एक ऐसी जगह में बदल गई है जहां ये अविश्वसनीय उत्तरजीविता कहानियां बहुत उपयुक्त है, और मैंने पाया कि यही वह समय है जब लोग इन कहानियों को पेचीदा और यथार्थवादी कहेंगे। 47 हुआंग ने आगे माना कि कोविड-19 महामारी ने दक्षिण कोरिया में वर्गों के बीच आर्थिक असमानता को प्रभावित किया, और कहा कि इन सभी बिंदुओं ने एक दशक पहले की तुलना में लोगों के लिए कहानी को बहुत यथार्थवादी बना दिया। 51 नेटफ्लिक्स के आदेश के साथ फिल्म की अवधारणा को 9 एपिसोड की श्रृंखला में विस्तारित किया गया।
किम ने कहा कि 120 मिनट के प्रारूप में जो लिखा गया था उससे कहीं अधिक था, इसलिए हमने इसे एक श्रृंखला में बदलने के लिए मिलकर काम किया। चावन हुआंग ने कहा कि वह स्क्रिप्ट का विस्तार करने में सक्षम थे ताकि यह लोगों के बीच संबंधों और प्रत्येक व्यक्ति की कहानियों पर ध्यान केंद्रित कर सके। 56 शुरुआत में नेटफ्लिक्स ने सीरीज का नाम राउंड 6 रखा था, न कि स्क्विड गेम जैसा कि हुआंग ने सुझाया था। एशिया में कंटेंट के लिए नेटफ्लिक्स के उपाध्यक्ष किम मिन्यंग के अनुसार, जबकि वे जानते थे कि स्क्विड गेम नाम कोरियाई दर्शकों को बच्चों के खेल से परिचित होगा, यह प्रतिध्वनित नहीं होगा क्योंकि बहुत से लोग इसे नहीं समझेंगे, और राउंड 6 का उपयोग करने का विकल्प चुना क्योंकि यह प्रतियोगिता की प्रकृति का स्ववर्णन करता है। इसे ब्राजील में इस तरह से शीर्षक दिया गया है। जैसे जैसे उत्पादन जारी रहा, हुआंग ने सेवा पर स्क्विड गेम का उपयोग करने के लिए दबाव डाला। किम के अनुसार, इसके रहस्यमय नाम और अनूठे दृश्यों ने उत्सुक दर्शकों को आकर्षित करने में मदद की। 55-57 जिस समय हुआंग ने श्रृंखला लिखी, उनका लक्ष्य श्रृंखला को कम से कम एक दिन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो तक पहुंचाना था। 8 हुआंग ने शुरू में श्रृंखला को 8 एपिसोड के रूप में लिखा था, जो अन्य नेटफ्लिक्स शो के बराबर था, लेकिन पाया कि अंतिम एपिसोड की सामग्री उनकी योजना से अधिक लंबी थी, इसलिए इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। 58 सीजन 2 अक्टूबर 2021 के अंत में, हुआंग ने कहा कि वह दूसरे सीजन के बारे में नेटफ्लिक्स के साथ चर्चा कर रहे थे। 8 उन्होंने दिसंबर 2021 में आगे कहा कि वह नेटफ्लिक्स के साथ तीसरे सीजन पर भी चर्चा कर रहे थे। उन सब हुआंग पहले एक और फिल्म का निर्माण करना चाहते थे, साथ ही नेटफ्लिक्स के साथ एक अनुबंध सुरक्षित करना चाहते थे ताकि वे स्क्विड गेम के आगे के सीजन के साथ साथ अतिरिक्त फिल्में रिलीज कर सके, ताकि केवल स्क्विड गेम के लिए जाने जाने से बचा जा सके। 8 हुआंग ने पुष्टि की कि उन्होंने नवंबर 2021 में एक प्रेस इवेंट के दौरान दूसरे सीजन पर अवधारणा का काम शुरू कर दिया था, जिसमें ली जंगजे को गीहुन की भूमिका को फिर से लाने की योजना थी। 60 नेटफ्लिक्स ने हुआंग की टिप्पणियों के जवाब में कहा कि उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर दूसरे सीजन को हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन हुआंग के साथ एक के लिए चर्चा कर रहे हैं। 61 जनवरी 2022 में एक अर्निंग कॉल के दौरान नेटफ्लिक्स के सारंडोस ने दूसरे सीजन के बारे में पूछे जाने पर कहा, बिल्कुल, स्क्विड गेम ब्रह्मांड अभी शुरू हुआ है। 62-63 हुआंग ने अप्रैल 2022 में कहा कि वह वर्तमान में किलिंग ओल्ड पीपल क्लब पर काम कर रहे थे, जो कि अम्बर्टो इको, पागल दुनिया को समझने का दिखावा करने का तरीका, द्वारा पेप शैतान अलेप्पे, क्रॉनिकल्स ऑफ ए लिक्विड सोसाइटी नामक कार्य का रूपांतरण है, और अनुमान लगाया कि स्क्विड गेम का दूसरा सीजन 2024 तक पूरा हो जाएगा और प्रसारित किया जाएगा। 65 नेटफ्लिक्स ने पुष्टि की कि दूसरे सीजन को जून 2022 में हरी झंडी दे दी गई थी। 66-67 इसे 26 दिसंबर 2024 को रिलीज किया जाएगा। अप्रैल 2022 में, हुआंग ने पुष्टि की कि गीहुन और फ्रंटमैन के पात्र दूसरे सीजन के लिए वापस आएंगे और यंगही के प्रेमी चेओलसू को पेश करेंगे। 85-66 हुआंग ने कहा कि वह जियंग जैसे कुछ मृत पात्रों को वापस लाना चाहेंगे, और खेद व्यक्त किया कि उन्होंने कई प्रिय पात्रों को मार दिया था क्योंकि उनके पास उस समय दूसरे सीजन की कोई योजना नहीं थी। 86 जून 2023 में नेटफ्लिक्स के टुडुम, ए ग्लोबल फैन इवेंट के दौरान, ली जंगजे को ली ब्यूंगहुन, गोंग यू और वाई हाजून के साथ अपनी भूमिका को फिर से करने की पुष्टि की गई थी। 29 जून को नेटफ्लिक्स ने नए सीजन के कलाकारों के बारे में अधिक जानकारी जारी की, जिसमें कांग हान्यूल, पार्क सुंगहून, इम सीवान, यांग डोंगग्यून, पार्क ग्यूयंग, ली जिनवुक, वोन जियान, जो यूरी, कांग ऐशिम, ली डेविड और रोह जेवोन शामिल है। 87-22-21 विवाद तब पैदा हुआ जब यह पता चला कि 2016 में सैन्य सेवा के दौरान ड्रग से संबंधित 2 सिद्धि वाले बैंड बिग बैंग के पूर्व सदस्य तौप को दूसरे सीजन में कास्ट किया गया था। 88 रिलीज से पहले, शो ने ट्रांसजेंडर अभिनेत्री को कास्ट करने के बजाय ट्रांसजेंडर महिला किरदार ह्यूंजू की भूमिका निभाने के लिए सिसजेंडर पुरुष अभिनेता पार्क सुंगहून को कास्ट करने के लिए विवाद को आकर्षित किया।
आलोचना दोनों ही कारणों से हुई, जिसमें एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बजाय एक सिसजेंडर व्यक्ति को कास्ट करना और एक सिसजेंडर महिला के बजाय विशेष रूप से एक सिसजेंडर पुरुष को कास्ट करना शामिल है। इस आलोचना के जवाब में कुछ लोगों ने तर्क दिया कि दक्षिण कोरिया एलजीबीटी अधिकारों के संबंध में रूढ़िवादी है और खुद को सुर्खियों में लाने के लिए तैयार एक ट्रांसजेंडर अभिनेत्री को खोजने की कोशिश करना उचित नहीं था। 89-90 वेशभूषा, सेट डिजाइन और फिल्मांकन। सीजन 1। बाहरी वीडियो। वीडियो आइकन स्क्विड गेम बिहाइंड द सीन्स, नेटफ्लिक्स से। श्रृंखला का निर्माण और फिल्मांकन जून से अक्टूबर 2020 तक चला, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण 1 महीने का अनिवार्य ब्रेक भी शामिल था। 91 शहर के दृश्यों को डेजोन में फिल्माया गया, 92 जबकि द्वीप के सेट के टुकड़े ओंगजिन में स्थित सेओंगापडो पर फिल्माए गए। 93 शो के ग्राफिक डिजाइन में ओजिनो, स्क्विड की आकृतियों का बहुत अधिक योगदान रहा। चूंकि नेटफ्लिक्स वैश्विक दर्शकों के लिए काम को लक्षित कर रहा था, इसलिए दृश्यों पर जोर दिया गया और बच्चों के खेल के कुछ नियमों को भाषा की बाधा से जुड़ी संभावित समस्याओं से बचने के लिए सरल बनाया गया। 51 रंगीन सेट और वेशभूषा को एक काल्पनिक दुनिया की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। खिलाड़ी और सैनिक प्रत्येक एक विशिष्ट रंग पहनते हैं, ताकि व्यक्तित्व की भावना कम हो और दो समूहों के बीच अंतर पर जोर दिया जा सके। 48 खिलाड़ियों द्वारा पहने गए हरे रंग के ट्रैक सूट 1970 के दशक के एथलेटिक पहनावे से प्रेरित थे, जिसे ट्रेनिंगबॉक कोरियाई के रूप में जाना जाता है। 94 भूल-भुलैया जैसे गलियारे और सीरियो ने एमसी एस्टर के 4 आयामी सीरी चित्रों से प्रेरणा ली, जिसमें रिलेटिविटी भी शामिल है। प्रोडक्शन डिजाइनर चाय क्यूंग सन ने कहा, चाई 1970 के दशक की सैमाउल उंडोंग राजनीतिक पहल से भी प्रेरित थे, जिसका उद्देश्य ग्रामीण कोरियाई गांवों का आधुनिकीकरण करना था। 96 पूरे शो में मिंट ग्रीन और गुलाबी रंग की थीम 1970 और 1980 के दशक में कोरियाई स्कूलों की एक आम थीम थी। हरे रंग के सूट वाले किरदार गार्ड आउटफिट और सीढ़ी वाले कमरे में इसके इस्तेमाल के जरिए गुलाबी रंग के साथ डर के जुड़ाव को विकसित करते हैं। 97-95 चाई के अनुसार खिलाड़ियों के शयनगृह की कल्पना सड़क पर छोड़े गए लोगों की अवधारणा के साथ की गई थी। इसका उपयोग रस्साकशी के खेल में भी किया गया था। 97 कमरे को सफ़ेद टाइलों और वाहनों की सुरंग की तरह घुमावदार उद्घाटन का उपयोग करके डिजाइन किया गया था। बिस्तर और सीढ़ियों को शुरू में गोदाम की अलमारियों की तरह दिखने के लिए रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़े और इन साजसज्जा का इस्तेमाल अस्थायी बचाव के रूप में किया गया, उन्होंने टूटी हुई सीढ़ियों और सीढ़ियों का रूप ले लिया, जिसका अर्थ है कि चाई के अनुसार इन खिलाड़ियों को बिना किसी रास्ते के फंसाया गया था। 97 8वें एपिसोड में हुआ डिनर सीन जूडी शिकागो की आर्ट इंस्टॉलेशन द डिनर पार्टी से प्रेरित था। 95 कई क्षेत्रों की दीवारें जहां खेल हुए थे, रेने मैग्रिट की द एम्पायर ऑफ लाइट सीरीज से प्रेरित होकर आसमान में रंगी गई थी। 95 क्रू ने मार्बल्स गेम के लिए सेट तैयार करने में सबसे अधिक समय बिताया, जिससे यथार्थवाद और नकलीपन का मिश्रण तैयार हुआ, ताकि गेम के जीवन और मृत्यु की प्रकृति को प्रतिबिंबित किया जा सके। 98 चाय ने कहा कि इस सेट को छोटे नाटकीय चरणों के संयोजन के रूप में डिजाइन किया गया था। प्रत्येक चरण प्लेयर 001 की यादों के कुछ हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है। 97 वीआईपी कमरा डिजाइन किए जाने वाले अंतिम टुकड़ों में से एक था, और चाय ने कहा कि उन्होंने इसके लिए वेशभूषा और कमरे दोनों के लिए एक पशु आधारित थीम पर फैसला किया। वीआईपी ऐसे लोग हैं जो मनोरंजन के लिए अन्य लोगों की जान लेते हैं और उन्हें शतरंज की बिसात पर खेल के मोहरों की तरह मानते हैं, इसलिए मैं कमरे के लिए एक शक्तिशाली और सहज रूप बनाना चाहता था। 97 अधिकांश सेट व्यावहारिक सेट और क्रोमा की पृष्ठभूमि का संयोजन थे। उदाहरण के लिए, ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स के दृश्यों में, सेट, जिसे वीआईपी के लिए प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए एक सर्कस टेंट की तरह डिजाइन किया गया था, जमीन से केवल 1.5 मीटर 4.9 फीट ऊपर था। पोस्ट प्रोडक्शन में ऊंचाई का अनुकरण करने के लिए क्रोमा की स्क्रीन का उपयोग किया गया था। फिल्मांकन में,
यह अभिनेताओं को परेशान करने के लिए जमीन से काफी दूर था, जिसने दृश्य में योगदान दिया। 98-97 रसाक्षी का सेट वास्तव में जमीन से 10 मीटर 33 फीट से अधिक ऊपर स्थापित किया गया था, जिसने ऊंचाई के डर से कुछ अभिनेताओं के लिए चिंता पैदा की। 97 पहले एपिसोड रेड लाइट ग्रीन लाइट में रोबोट गुड़िया योंगही से प्रेरित थी, जो एक चरित्र है जो 1970 और 1980 के दशक में कोरियाई पाठ्यपुस्तकों चुलसू और यंगही के कवर पर दिखाई दिया था। 95 और उसका हेयर स्टाइल हुआंग की बेटी से प्रेरित था। 94-97 गुड़िया कोरियाई में गाती है, मुगुनगवा फूल खिल गया है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय फूल हिबिस्कस सिरियकस का जिक्र करते हुए। 72 चाई के अनुसार इस परिचित चरित्र का उपयोग बचपन की यादों और खिलाड़ियों में डर पैदा करने के लिए किया गया था। 97 इसी तरह डालगोना गेम के लिए सेट, खेल के मैदान के उपकरणों के विशाल टुकड़ों का उपयोग करके खिलाड़ियों की बचपन की यादों को जगाने के लिए था। 97 द मैन विद द अम्ब्रेला में इस्तेमाल किए गए डालगोना को डेहंगनों के एक स्ट्रीट वेंडर ने बनाया था। 99 पूरी श्रृंखला में वृत्त, त्रिभुज और वर्गाकार आकृतियों की तिकड़ी खिलाड़ियों को भर्ती करने के लिए दिए गए कार्डों पर, गार्ड के मुखौटों पर और शो के शीर्षक के अंदर अक्सर दिखाई देती है। ये बच्चों के स्क्विड ओजिंगियो के खेल के मैदान से जुड़ी आकृतियां हैं। इनका उपयोग परिसर के भीतर गार्डों के पदानुक्रम का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी किया जाता है। चींटी कॉलोनी के साथ तुलना के बाद वृत्त वाले गार्ड को श्रमिक, त्रिभुज को सैनिक और वर्ग को प्रबंधक माना जाता है। यह भी देखें कोरियाई सम्मानसूचक शब्द। इसके अलावा कोरियाई वर्णमाला हंगुल में वृत्त रोमनकृत अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज अक्षर जे के भाग का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ग अक्षर एम का प्रतिनिधित्व करता है। साथ में ओजेम ओजिंगियो गीम के रोमनकृत आद्याक्षर है, जो स्क्विड गेम का कोरियाई अनुवाद है। 100 सीजन 2 दूसरे सीजन के लिए मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू होने वाली थी और कम से कम 10 महीने तक चलने की उम्मीद थी। 101 10 जुलाई को प्रोडक्शन के स्टाफ सदस्यों को इंचियोन हवाई अड्डे पर फिल्मांकन के दौरान नागरिकों के प्रति दुर्व्यवहार के आरोपों से जुड़े विवाद का सामना करना पड़ा। प्रोडक्शन कंपनी ने इस मामले पर आधिकारिक माफी जारी की। 102 कथित तौर पर अगस्त 2023 में फिल्मांकन चल रहा था। 103 जुलाई 2024 को फिल्मांकन समाप्त हुआ और तीसरे सीजन के साथ साथ बैक टू बैक फिल्माया गया। 104 संगीत। यह भी देखे स्क्विड गेम साउंड ट्रैक। जंग जेल ने श्रृंखला के लिए संगीत तैयार किया। जंग जेल, जिन्होंने पहले पैरासाइट के लिए साउंड ट्रैक की रचना की थी, ने स्क्विड गेम के स्कोर की रचना और निर्देशन किया। 105 इसे उबाऊ होने से बचाने के लिए उन्होंने संगीतकार पार्क मिंजू और किम सुंगसू, जो संगीत के लिए संगीत निर्देशक है और संगीतकार के रूप में मंच नाम 23 इंच का उपयोग करते हैं, की मदद मांगी। 106 शो के दौरान खिलाड़ियों की दिनचर्या के हिस्से के रूप में 2 शास्त्रीय संगीत के टुकड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जोसेफ हेडन के ट्रम्पेट कंसर्टों के तीसरे मूवमेंट का इस्तेमाल खिलाड़ियों को जगाने के लिए किया जाता है और जोहान स्ट्रॉस के द ब्लू डेन्यूब का इस्तेमाल नए खेल की शुरुआत को इंगित करने के लिए किया जाता है। 105 लुडविग वान बीथोवेन की 5वीं सिम्फनी भी वीआईपी लाउंज में सुनी जाती है। 105 जंग द्वारा व्यवस्थित और कोरियाई कलाकार जू वॉन शिन द्वारा गाए गए फ्लाई मी टू द मून के एक कवर का इस्तेमाल पहले एपिसोड के रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम पर किया गया था। जू के अनुसार हुआंग खिलाड़ियों की क्रूर हत्या और गाने के रोमांटिक और सुंदर बोल और धुन के बीच एक विरोधाभास चाहते थे, ताकि दृश्य आज के तेजी से ध्रुवीकृत पूंजीवादी समाज को बहुत संकुचित और संकी तरीके से दर्शाता है जिसमें हम रहते हैं। 107 स्क्विड गेम खेलने वाले बच्चों के साथ गाने वे बैक देन के लिए जंग उन उपकरणों का उपयोग करना चाहते थे जिनका उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में अभ्यास किया था, जैसे रिकॉर्डर और कैस्टनेट। 106 गीत की लय 3 मार्च 2007 ताली की लय पर आधारित है, जिसका उपयोग आमतौर पर दक्षिण कोरिया में किसी को खुश करने के लिए किया जाता है। 106 जंग द्वारा बजाए गए रिकॉर्डर में हल्की बीप थी, जो अनजाने में थी।
108 राउंड 6 गीत बुडापेस्ट स्कोरिंग ऑर्केस्ट्रा द्वारा बजाया गया था। 109 साउंड ट्रैक 17 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। 110 मुक्त करना स्क्विड गेम का पहला सीजन 17 सितंबर 2021 को 190 से अधिक देशों में रिलीज किया गया था। 111 सीरीज का दूसरा सीजन 26 दिसंबर 2024 को और अंतिम सीजन 2025 में प्रीमियर के लिए तैयार है। 42 विपणन टोक्यो के शिबुया में स्क्विड गेम के लिए एक प्रमोशनल इवेंट। फिलीपींस में सीरीज के पहले एपिसोड में इस्तेमाल की गई गुड़िया की प्रतिकृति सितंबर 2021 में क्यूजोन सिटी के ओर्टिगास एवेन्यू पर प्रदर्शित की गई थी। 112 25 अक्टूबर 2021 को सियोल के ओलंपिक पार्क में एक स्क्विड गेम गुड़िया स्थापित की गई थी। 113 स्क्विड गेम के सेट की एक प्रतिकृति 5 सितंबर 2021 से सियोल के इटावन स्टेशन पर प्रदर्शित की गई थी। 114 115 हालांकि कोविड-19 चिंताओं के कारण प्रदर्शनी को समय से पहले बंद कर दिया गया था। 116 2 और 3 अक्टूबर 2021 को पेरिस में एक स्क्विड गेम पॉपअप स्टोर खोला गया। 117 और एक व्यक्ति 1 महीने की मुफ्त नेटफ्लिक्स सदस्यता जीत सकता है यदि वे 1 मिनट और 30 सेकंड में डालगोना से सही आकार प्राप्त करने में कामयाब रहे। 118 119 नीदरलैंड में नेटफ्लिक्स ने अपना खुद का स्क्विड गेम आयोजित किया जहां लोग मास्ट्रिच और रॉटरडैम दोनों में रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खेलने में सक्षम थे। गुड़िया की एक प्रतिकृति प्रदर्शित की गई और कर्मचारियों को गार्ड की तरह कपड़े पहनाए गए। विजेताओं को स्क्विड गेम की यादगार चीजों से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। 120 121 122 गुड़िया की प्रतिकृतियों की विशेषता वाले इसी तरह के कार्यक्रम दुनिया भर में हुए जिनमें सिडनी 123 और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। 124 जनता की प्रतिक्रिया और प्रभाव श्रृंखला में गार्ड की भूमिका निभाते लोग। स्क्विड गेम को कोरियाई लहर के नवीनतम उदाहरणों में से एक माना जाता है। 2010 के दशक की शुरुआत से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकप्रिय दक्षिण कोरियाई मीडिया की बढ़ती प्रवृत्ति, बीटीएस जैसे लोकप्रिय कोरियाई पॉप कृत्यों और पैरासाइट जैसी कोरियाई नाटकों और फिल्मों के समान, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं के कारण इस तरह के कार्यों ने अधिक ध्यान आकर्षित किया था, जो पारंपरिक रूप से देश के राष्ट्रीय प्रसारकों द्वारा नियंत्रित दक्षिण कोरियाई सामग्री को दुनिया भर में उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स के चोई सांगहुन के अनुसार दक्षिण कोरियाई रचनाकारों के पास विदेशी कार्यों से विचार लेने और उस पर अपना सांस्कृतिक स्पिन लगाने का एक तरीका है जो अधिक दर्शकों को आकर्षित करता है। 165 जबकि सभी अभिनेताओं ने स्क्विड गेम के प्रीमियर के बाद के हफ्तों में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स में बढ़ोतरी देखी, होयोनजंग ने सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखी, जो स्क्विड गेम के प्रीमियर के 3 हफ्तों के बाद लगभग 4 लाख से बढ़कर 13 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गई। 166 और नवंबर 2021 तक 23.5 मिलियन से अधिक तक पहुंच गई। 167 अक्टूबर 2021 में फैशन ब्रांड लुई वुइटन ने जंग को फैशन, गरियों और गहनों के लिए अपने नए वैश्विक राजदूत के रूप में घोषित किया। क्रिएटिव डायरेक्टर निकोलस गेस्क्वियर ने कहा कि वह स्क्विड गेम में उनके प्रदर्शन से तुरंत जंग की महान प्रतिभा और शानदार व्यक्तित्व के प्यार में पड़ गए। 168 ओ योंगसू, जिनका स्क्विड गेम से पहले कोरियाई थिएटर और फिल्म में एक मामूली करियर था, शो के बाद अपनी नई प्रसिद्धि से आश्चर्यचकित थे। कास्टिंग एजेंट की कमी के कारण उन्हें विभिन्न भूमिकाओं में आने के लिए आने वाली कॉल की मात्रा को संभालने के लिए अपनी बेटी की मदद लेनी पड़ी। 169 कई प्रमुख प्रतिभा एजेंसियों ने ह्वांग और स्क्विड गेम के प्रमुख अभिनेताओं को इसके डेब्यू के बाद के महीनों में साइन करने की मांग की, जिसमें जंग नवंबर 2021 के मध्य तक क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी के साथ साइन करने वाले पहले व्यक्ति थे। दक्षिण कोरिया में स्क्विड गेम की लोकप्रियता के कारण नेटवर्क ट्रैफिक में उछाल आया, जिसके कारण एसके ब्रॉडबैंड ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें कार्यक्रम से जुड़े ब्रॉडबैंड उपयोग और रखरखाव लागतों में वृद्धि के लिए मौद्रिक हर्जाना मांगा गया।
170 सितंबर 2023 तक एसके ब्रॉडबैंड और नेटफ्लिक्स दोनों ने मुकदमा छोड़ने पर सहमति व्यक्त की और इसके बजाय भागीदार बनने का विकल्प चुना। एसके ब्रॉडबैंड ने नेटफ्लिक्स को अपनी सेवाओं के हिस्से के रूप में पैकेज किया। 171 शो में इस्तेमाल किए गए फ़ोन नंबरों में से एक निजी निवासी का था, जिसने लोगों से हर दिन 4000 कॉल प्राप्त करने की सूचना दी थी, जिनमें से कई लोग खेल का वास्तविक जीवन संस्करण खेलना चाहते थे। 172 नेटफ्लिक्स ने कहा कि वे नंबर को हटाने के लिए शो को संपादित करेंगे। 173 दूसरे गेम में प्रदर्शित हनीकॉम्ब कैंडी डालगोना के विक्रेताओं ने कोरिया के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शो के रिलीज होने के बाद बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। 175 शो में पहने जाने वाले रोजमर्रा के कपड़ों से मिलते जुलते कपड़ों की वस्तुओं ने शो के शुरुआती प्रसारण के बाद के हफ्तों में बिक्री में बड़ी वृद्धि देखी, जैसे वैन स्लिप-ऑन जूते जिनकी बिक्री में 7800% की बढ़ोतरी हुई। वैरायटी ने इस बिक्री में वृद्धि का श्रेय शो से प्रेरित हैलोवीन वेशभूषा की तैयारी को दिया। 176, 177, 178 शो में दिखाए जाने वाले अन्य पोशाक प्रोप्स के विक्रेता, जैसे गार्ड के मुखौटे, शो के प्रीमियर के बाद हैलोवीन से पहले बिक्री में भी बढ़ोतरी देखी। 179 दक्षिण कोरिया में परिधान उद्योग ने एक संक्षिप्त पुनरुत्थान देखा क्योंकि शो पर आधारित हरे ट्रैक सूट की मांग बढ़ी। 180 शो के रिलीज होने के फौरन बाद सोशल मीडिया के यूजर्स ने स्क्विड गेम में दिखाए गए कुछ गेम्स को इंटरनेट चैलेंज के रूप में अपना लिया, जिसमें पहला रेड लाइट, ग्रीन लाइट गेम और दूसरा हनीकॉम्ब कुकी गेम शामिल था। 181 उपयोगकर्ता निर्मित सामग्री का समर्थन करने वाले वीडियो गेम के उपयोगकर्ता, जैसे कि रोबॉक्स, फोर्टनाइट क्रिएटिव और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ऑनलाइन, ने इन प्रणालियों के भीतर कई गेम बनाए जो कि स्क्विड गेम चुनौतियों में से एक या अधिक पर आधारित थे। 182, 183, 184 स्क्विड गेम की लोकप्रियता के जवाब में क्रैब गेम नाम का एक वीडियो गेम भी बनाया गया था। 185 कुछ समूहों ने शो के प्रशंसकों के लिए सुरक्षित, नकली स्क्विड गेम इवेंट आयोजित करने के लिए भी काम किया। 186, 187, 188 यूनाइटेड किंगडम के कई स्कूलों ने देखा कि शो के वयस्क दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाए जाने के बावजूद छोटे बच्चे स्कूल की छुट्टी के दौरान स्क्विड गेम के कुछ गेम की नकल कर रहे थे और माता-पिता को इन गतिविधियों के बारे में चेतावनी दी। 189 क्यूबेक, कनाडा और न्यूयॉर्क के फेटविल सेंट्रल स्कूल डिस्ट्रिक्ट में माता-पिता और स्कूल बोर्डों ने भी छोटे बच्चों को स्क्विड गेम के गेम की नकल करते हुए देखा है और माता-पिता को चेतावनी देने और स्कूल परिसर से ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए हैं। 190, 191 चीनी ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2021 में 2022 में शो स्क्विड विक्ट्री लॉन्च करने की योजना की घोषणा की। आगामी शो, जिसे शुरू में विक्ट्री ऑफ स्क्विड नाम दिया गया था, की चीनी नेटिजन्स द्वारा कड़ी आलोचना की गई थी जब पता चला कि इसने स्क्विड गेम के कथानक और विषयों की चोरी की है। आलोचना का सामना करने के बाद कंपनी ने माफी मांगी और कहा कि शो के पोस्टर और शीर्षक को छोड़ दिया गया था। बाद में ने एक नया पोस्टर साझा किया और घोषणा की कि शो का नाम बदलकर गेम की विजय कर दिया गया है। 192 अविश्वसनीय स्रोत। 193, 194 स्क्विड गेम पर 2014 की जापानी फिल्म एज द गॉड्स विल की नकल करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि दोनों में बच्चों के खेल शामिल है, जहां हारने की सजा मौत है। हालांकि लेखक निर्देशक हुआंग डोंगह्युक ने दावा किया कि उन्होंने स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट 2009 में लिखी थी, एज द गॉड्स विल के रिलीज होने से 5 साल पहले। उन्होंने कहा कि जिन समानताओं की ओर इशारा किया गया है, वे पूरी तरह से संयोग है और किसी भी पक्ष की ओर से कोई नकल नहीं है। 195 शो का इस्तेमाल स्क्विड नामक एक असंबद्ध अल्पकालिक क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के आधार के रूप में किया गया था, जिसने अक्टूबर 2021 के अंत में कारोबार करना शुरू कर दिया था। इस मुद्रा का इस्तेमाल अंततः ऑनलाइन गेम के लिए एक साइट का समर्थन करने के लिए किया जाना था, जहां खिलाड़ी स्क्विड गेम से प्रेरित गेम खेलने के लिए टोकन खरीदेंगे। मुद्रा खरीदने वाले लोग साइट के निवेश का समर्थन करने में मदद करेंगे, और जैसे जैसे अधिक खिलाड़ी साइट का उपयोग करेंगे,
मुद्रा का मूल्य बढ़ता जाएगा। मुद्रा ने व्यापार के एक दिन के भीतर 2300% से अधिक मूल्य में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त खरीदारों को आकर्षित किया था, लेकिन बीबीसी जैसे समाचार संगठनों ने पहचाना कि प्रस्ताव में कई लाल झंडों के कारण यह योजना रग पुल घोटाला प्रतीत होती है। 1 नवंबर 2021 तक मुद्रा के समर्थकों ने पूरी तरह से हाथ खींच लिए, जिससे मुद्रा दुर्घटनाग्रस्त हो गई और प्रभावी रूप से $2.1 मिलियन की कमाई हुई। 197 यूट्यूबर और योक्सकास्ट नेटवर्क की सदस्य लिडिया एलेरी, जिन्होंने 11 साल तक स्क्विड गेम और स्क्विड गेमिंग हैंडल का इस्तेमाल किया था, को शो के साथ उनके हैंडल के कथित जुड़ाव के कारण काम देने से मना कर दिया गया था। उन्हें स्क्विड गेम के प्रशंसकों द्वारा भी परेशान किया गया है, जिन्होंने सोचा उसने शो से अकाउंट लिया है। कुछ प्रशंसकों ने उनके अकाउंट को हैक करने का प्रयास किया। 198 लोकप्रिय संस्कृति में यह सीरीज नेटफ्लिक्स के वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 साप्ताहिक सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी शो चार्ट में शीर्ष पर रहने वाली पहली कोरियाई ड्रामा बन गई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित 94 देशों में नंबर 1 पर पहुंच गया। 141 नेटफ्लिक्स ने अनुमान लगाया कि स्क्विड गेम ने उपलब्धता के 17 दिनों के बाद दुनिया भर में 111 मिलियन से अधिक सदस्य परिवारों को आकर्षित किया था। 142 आए और 28 दिनों के बाद 142 मिलियन से अधिक सदस्य परिवारों को। 143 जो दिसंबर 2020 में ब्रिजर्टन को अपने पहले 28 दिनों में प्राप्त 82 मिलियन को पार कर गया था और अपने लॉन्च के समय सेवा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली श्रृंखला बन गई। 144 नेटफ्लिक्स द्वारा नवंबर 2021 में श्रृंखला के देखे गए कुल घंटों के आधार पर दर्शकों की संख्या के अपने प्रकाशित मैट्रिक्स को नया रूप देने के बाद स्क्विड गेम सेवा पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बना रहा। 145 हालांकि नेटफ्लिक्स मुख्य भूमि चीन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्क्विड गेम के पायरेटेड संस्करण चीनी इंटरनेट पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए हैं, जिससे यह शो चीनी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर एक लोकप्रिय विषय बन गया है। 146 जुलाई 2022 तक स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पर पहले 28 दिनों के देखने के आधार पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बना रहा, जो स्ट्रेंजर थिंग्स 4 से आगे था। 147 148 एशियाई क्षेत्रों के बाहर शो की लोकप्रियता मुख्य रूप से मुंह से निकली बातों और सोशल मीडिया पर वायरल प्रसार के माध्यम से संचालित हुई। वल्चर ने यह भी दावा किया कि 37 भाषाओं में उपशीर्षक और 34 भाषाओं में डब किए गए संस्करणों के साथ शो के व्यापक स्थानीयकरण ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को आकर्षित करने में मदद की। 53 हुआंग का मानना था कि शो की लोकप्रियता विडंबना यह है कि निराश वयस्क बच्चों के खेल को जीतने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। साथ ही खेलों की परिचितता और सादगी के कारण शो को चरित्र चित्रण पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। 149 स्क्विड गेम खेलने वाले पात्रों की विविधता निम्न और मध्यम वर्गीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आकर्षित होकर दर्शकों को देखने के लिए आकर्षित करने में भी मदद करती है, क्योंकि कई लोग एक या अधिक पात्रों में सहानुभूति पा सकते हैं। 149 स्क्विड गेम अपनी उपलब्धता के पहले सप्ताह में स्ट्रीमिंग मीडिया के लिए नील्सन रेटिंग में नहीं आ सका था, लेकिन 20 से 26 सितंबर 2021 के सप्ताह के लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्ट्रीमिंग सेवाओं पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था, जिसे 1.9 बिलियन मिनट से अधिक देखा गया। 150 यह 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक स्ट्रीमिंग मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना रहा, जो अमेरिका में 3.26 बिलियन मिनट से अधिक देखा गया। इन रेटिंग्स ने इसे 2021 में अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्ट्रीमिंग प्रोग्राम बना दिया और नील्सन की स्ट्रीमिंग मीडिया रेटिंग्स की शुरुआत के बाद से एक हफ्ते में 3 बिलियन मिनट से अधिक देखे जाने वाला छठा ऐसा कार्यक्रम है। 151 यह कोविड-19 लॉकडाउन के बिना एक सीजन में हासिल किया गया एकमात्र रिकॉर्ड है। 152 नील्सन के अनुसार 4 और 11 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले हफ्तों के लिए स्क्विड गेम सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बना रहा। 153 154 लेकिन अगले हफ्ते यू द्वारा इसे बाहर कर दिया गया। 155 लगातार 4 हफ्तों तक
स्क्विड गेम टीवी ट्रैकिंग सेवा टीवी टाइम पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली श्रृंखला बनी रही, जहां यह अब तक की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली कोरियाई श्रृंखला भी बन गई। 156 यूट्यूब पर स्क्विड गेम से संबंधित सामग्री ने 8 हफ्तों के भीतर 17 बिलियन व्यूज उत्पन्न किए, जो किसी टेलीविजन शो के लिए सबसे अधिक है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स से संबंधित सामग्री द्वारा 10 वर्षों में उत्पन्न दर्शकों की संख्या को पार कर गया है। 157 नीलसन ने बताया कि स्क्विड गेम 2021 में लूसीफर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में स्ट्रीमिंग सेवाओं पर दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूल श्रृंखला थी। 158 ब्लूमबर्ग न्यूज के अनुसार अक्टूबर 2021 तक नेटफ्लिक्स ने अनुमान लगाया कि स्क्विड गेम ने विस्तारित दर्शक डेटा के आधार पर लगभग 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य उत्पन्न किया था। 159 इसे बनाने में 21.4 मिलियन डॉलर की लागत आई। 160 नेटफ्लिक्स के लिए स्क्विड गेम की आश्चर्यजनक सफलता के कारण मूल सामग्री वाली अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं के संचालक, जैसे कि डिज्नी प्लस, पैरामाउंट प्लस और एप्पल टीवी प्लस, ने हॉलीवुड से परे क्षेत्रीय सामग्री की खोज करने और अपने प्लेटफार्मों के लिए समान रूप से सफल कार्यों को खोजने के नेटफ्लिक्स के मॉडल का पालन करना शुरू कर दिया है। एक कार्यकारी ने इसे असीमित क्षमता का क्षेत्र कहा है। 161 नए विचारों को लाने और विशिष्ट हॉलीवुड प्रस्तुतियों के सामान्य विषयों से हटने के अलावा ऐसे विदेशी निर्माण आमतौर पर बनाने में कम खर्चीले होते। 162 गैर-यूएस टीवी सीरीज के कई निर्माता, जिन्हें अतीत में यूएस आधारित स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए अपने शो को पिच करने में बहुत कम किस्मत मिली थी, उन्हें उम्मीद थी कि ये सेवाएं अब स्क्विड गेम की सफलता के परिणामस्वरूप उनके कामों पर गंभीरता से विचार करेंगी। 161 पुरस्कार। मुख्य लेख। स्क्विड गेम द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। ओ योंगसू की गोल्डन ग्लोब जीत ने उन्हें पुरस्कार जीतने वाला पहला कोरियाई मूल का अभिनेता बना दिया। शो के 4 एसएजी पुरस्कार नामांकन ने भी इतिहास बनाया। यह पहली गैर-अंग्रेजी श्रृंखला और ड्रामा सीरीज में एक कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नामांकित होने वाली पहली कोरियाई श्रृंखला बन गई। व्यक्तिगत रूप से ली जंगजे एशिया और कोरिया के पहले पुरुष अभिनेता बने, जिन्हें व्यक्तिगत एसएजी पुरस्कार नामांकन मिला, और होयोन जंग एशियाई और साथ ही कोरियाई मूल की दूसरी अभिनेत्री बनी जिन्होंने ऐसा किया। 163 दोनों कलाकारों के जीतने के साथ शो ने एसएजी अवार्ड्स में जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन श्रृंखला बनकर इतिहास रच दिया। शो को प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए 14 नामांकन भी मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा भी शामिल है। चूंकि श्रृंखला को 2022 के दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति चुनाव से पहले पेश किया गया था, कई उम्मीदवारों ने अपने राजनीतिक विज्ञापनों में स्क्विड गेम की कुछ छवियों का उपयोग करना शुरू कर दिया और विरोधियों को इसी तरह के खेलों के लिए चुनौती दी। 51 साथ ही साथ आर्थिक असमानता से संबंधित श्रृंखला के विषयों का उपयोग अपने राजनीतिक मंच के हिस्से के रूप में किया। 220 कोरियाई ट्रेड यूनियनों के परिसंघ ने दक्षिण कोरिया में मौजूदा आर्थिक असमानता के खिलाफ अपने संदेश और प्रदर्शन के हिस्से के रूप में स्क्विड गेम पर आधारित संगठनों और छवियों का इस्तेमाल किया। 221 चुनाव के करीब अभियान अधिक कीचड़ उछालने में डूब गया था। विभिन्न उम्मीदवार अपमानजनक नामों के माध्यम से दूसरों को बुला रहे थे और जोर देकर कह रहे थे कि हारने वालों को जेल भेज दिया जाएगा, और परिणामस्वरूप अभियान अवधि को स्क्विड गेम अभियान के रूप में जाना जाने लगा। 222 उत्तर कोरिया की एक सरकारी वेबसाइट अरिरंग मेरी ने स्क्विड गेम का इस्तेमाल दक्षिण कोरिया की आर्थिक स्थिति का आलोचनात्मक रूप से मजाक उड़ाने के लिए किया, जिसमें कहा गया कि यह दक्षिण कोरियाई पूंजीवादी समाज की क्रूर प्रकृति को उजागर करता है, जहां मानव जाति अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से नष्ट हो जाती है, और दक्षिण कोरिया को एक ऐसे देश के रूप में वर्णित करता है जहां भ्रष्टाचार और अनैतिक बदमाश आम बात है। 224 यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के एक राजनयिक केबल ने कहा, शो की काली कहानी के केंद्र में औसत कोरियाई और विशेष रूप से कोरियाई युवाओं द्वारा महसूस की जाने वाली हताशा है, जो रोजगार, विवाह या ऊपर की गतिशीलता पाने के लिए संघर्ष करते हैं, यह साबित करते हुए कि गंभीर आर्थिक संभावनाएं वास्तव में कोरियाई समाज के संकटों के केंद्र में है। 225 अन्य टिप्पणियां।
कई पत्रकारों ने देखा कि स्क्विड गेम ने प्रमुख पात्रों और श्रृंखला के अन्य तत्वों की मृत्यु का संकेत देने में पूर्वाभास का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। 226 उदाहरण के लिए, अली खिलाड़ी 199 को दूसरे एपिसोड में उसके नियोक्ता द्वारा उसके वेतन से छल करते हुए दिखाया गया है, जबकि उसकी मृत्यु छठे एपिसोड में सांगवू को उसके मार्बल देने के लिए छल करने के बाद होती है। इसी तरह गैंगस्टर देओक्सू खिलाड़ी 101 दूसरे एपिसोड में एक पुल से गोता लगाकर अपने माथतों द्वारा किए गए सेटअप से बचता है, जबकि खेल में उसकी मौत सातवें एपिसोड स्टेपिंग स्टोन्स गेम से होती है, जब उसे मिनियो द्वारा कांच के पुल से खींचकर मार दिया जाता है। 227 सैबायो की गर्दन पर एक निशान है। 228 शुरुआती एपिसोड में कई अतिरिक्त दृश्यों से यह भी संकेत मिलता है कि इल्नाम खिलाड़ी 001 खेल का एक सामान्य खिलाड़ी नहीं बल्कि विशेष है, जिसमें खिलाड़ियों के बीच एकमात्र बूढ़ा व्यक्ति होना, 001 खिलाड़ी की पहचान होना और सभी खेलों के बारे में गहरी जानकारी होना शामिल है, क्योंकि वे उसके डिजाइन के थे। 229 इस श्रृंखला को 2014 की जापानी फिल्म एज द गॉड्स विल से समानता के लिए कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जिस मंगा पर फिल्म आधारित थी, उसके समान स्क्विड गेम में बच्चों के खेल के खतरनाक संस्करण जैसे कि दारुमासान गा कोरोंडा, रेड लाइट, ग्रीन लाइट का जापानी संस्करण शामिल है। साहित्यिक चोरी के आरोपों का जवाब देते हुए निर्देशक हुआंग डोंगह्युक ने कहा कि वह कम से कम 2008 से स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे और दोनों फिल्मों के बीच समानताएं, जिनके बारे में उन्हें फिल्मांकन की प्रक्रिया के दौरान अवगत कराया गया था, संयोगवश थी। 231 उन्होंने स्वीकार किया कि वह बैटल रॉयल और लायर गेम सहित जापानी कॉमिक्स और एनिमेशन से प्रेरित थे। 50 कुछ द्विभाषी दर्शकों ने नेटफ्लिक्स के अनुवादों की गुणवत्ता पर बहस की है, यह देखते हुए कि अंग्रेजी बंद कैप्शनिंग, जो अंग्रेजी डब पर आधारित थी, ने मूल कोरियाई की तुलना में कुछ संवादों के अर्थ को बदल दिया। अंग्रेजी डब के लिए द्विभाषी कलाकारों ने स्वीकार किया कि कुछ अनुवाद संबंधी समस्याएं थीं और कहा कि इस प्रकार का काम दर्शकों को कैप्शनिंग कैसे प्रस्तुत की जा सकती है, इस पर सीमाओं के कारण चुनौतीपूर्ण है। 232 मैक्वेरी विश्वविद्यालय में अनुवाद के एक वरिष्ठ व्याख्याता जिनह्युन चो ने कहा कि विशेष रूप से कोरियाई भाषा में ऐसे शब्द हैं जो अनुवाद योग्य नहीं है, जैसे कि एग्यो, साथ ही कोरियाई संस्कृति में सम्मानसूचक शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। क्योंकि ऑनस्क्रीन अनुवाद एक छोटी सी जगह तक सीमित है, अनुवादकों के लिए इन शब्दों के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करने के लिए कोई जगह नहीं है। चो ने सांगवू का उदाहरण दिया, जिसने अली से उसे ह्युंग कहने के लिए कहा, एक कोरियाई सम्मानसूचक शब्द जिसका इस्तेमाल किसी को बड़े भाई या पुराने भरोसेमंद दोस्त के रूप में संदर्भित करने के लिए किया जाता है, न कि अधिक औपचारिक साजंगनिम कंपनी अध्यक्ष के रूप में, जिसका इस्तेमाल अली पहली बार मिलने के बाद से कर रहा था। हालांकि ह्युंग के अर्थ की जटिलताओं के कारण अंग्रेजी अनुवाद ने मुझे ह्युंग कहो को सरल करके मुझे सांगवू कहो कर दिया, जिससे इस अनुरोध का निहितार्थ खो गया। 233 स्क्विड गेम के उपशीर्षकों की गुणवत्ता ने नेटफ्लिक्स और अन्य सेवाओं के बारे में बहस शुरू कर दी, जो मूल भाषा के अर्थ को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए उपशीर्षकों और बंद कैप्शनिंग गुणवत्ता पर अधिक प्रयास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के साथ अपने पुस्तकालयों का विस्तार करना चाहते हैं। 234 शो को महिलाओं के चित्रण के लिए कुछ आलोचना मिली। 235 कोरिया में एक नारीवादी संगठन हेल ने कहा कि यह शो कोरिया में नारीवाद के विरोध की वास्तविकता का न तो प्रतिनिधित्व करता है और न ही आलोचना करता है, और यह विशेष रूप से पुरुषवादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। 237 शो में यह भी दिखाया गया कि कैसे अन्य एशियाई देशों, अली के चरित्र के पाकिस्तान से होने के मामले में के प्रवासी श्रमिकों के साथ दक्षिण कोरिया में दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाता है और कई बार उनका शोषण किया जाता है। हालांकि कुछ लोगों को अली का चरित्र स्थिति की वास्तविकताओं के प्रति बहुत भोला लगा और देश के भीतर ऐसे प्रवासी श्रमिकों का एक व्यंग्यात्मक चित्रण लगा। 238 संबंधित कार्य। अन्य लोकप्रिय मीडिया स्क्विड गेम का संदर्भ देते हुए समाप्त हो जाएगा, जैसे कि जेंशिन इम्पैक्ट के संस्करण 4.8 में सीमित समय की घटना,
समरटाइड स्केल्स एंड टेल्स, जिसमें रेड लाइट, ग्रीन लाइट पर आधारित चुनौतियों की एक श्रृंखला है, जिसमें स्क्विड गेम के पहले एपिसोड के कुछ छिपे हुए संदर्भ है, और फ्यूचुरामा के सीजन 9 का एपिसोड 2 स्क्विड गेम की पैरोडी है। रिक एंड मॉर्टी के एक एपिसोड में भी इस श्रृंखला का संदर्भ दिया गया था। नेटफ्लिक्स ने दावा किया कि स्क्विड गेम ने सांस्कृतिक भावना को भेद दिया और प्रसारण के बाद पहले महीने में स्क्विड गेम से संबंधित वीडियो के 42 बिलियन से अधिक व्यू के साथ एक लोकप्रिय इंटरनेट मीम बन गया। 143 एनालिटिक्स फर्म वोबाइल ने कहा कि नवंबर 2021 तक यूट्यूब पर स्क्विड गेम से संबंधित वीडियो को कुल 17 बिलियन से अधिक बार देखा गया, जो उसी मीट्रिक में गेम ऑफ थ्रोन्स से आगे निकल गया। 199 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी लेट नाइट लाइव टेलीविजन स्केच कॉमेडी और वैरायटी शो सैटरडे नाइट लाइव के एक एपिसोड में, जिसमें गेस्ट होस्ट रामी मालेक और कास्ट मेंबर पीट डेविडसन ने सीरीज के बारे में एक देशी गाना गाकर स्क्विड गेम की पैरोडी की। 5 नवंबर 2021 तक सैटरडे नाइट लाइव के यूट्यूब चैनल पर इस गाने को 9.6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। 201 नवंबर 2021 में अमेरिकी यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन उर्फ मिस्टर बीस्ट ने स्क्विड गेम को वास्तविक जीवन में फिर से बनाया, जिसमें 456 लोगों ने $4,56,000 नकद पुरस्कार के लिए शो के समान लेकिन गैरघातक खेलों में प्रतिस्पर्धा की। 15 नवंबर 2022 तक वीडियो को 303.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जिससे यह 2021 के सबसे अधिक देखे जाने वाले यूट्यूब वीडियो में से एक बन गया। 203 श्रृंखला निर्माता ह्वांग ने मनोरंजन और पैरोडी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 204 गूगल ने बताया कि स्क्विड गेम 2021 में सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला टेलीविजन शो था। 205 जबकि ट्विटर ने कहा कि स्क्विड गेम 2021 का सबसे ज्यादा ट्वीट किया जाने वाला टेलीविजन शो था। 206 विषय वस्तु और विश्लेषण, पूंजीवाद और आर्थिक असमानता। ह्वांग ने स्क्विड गेम को अपने निजी अनुभवों और दक्षिण कोरिया में पूंजीवाद और आर्थिक वर्ग संघर्षों के अवलोकन के आधार पर लिखा। 50 ह्वांग ने यह भी माना कि उनकी स्क्रिप्ट पूंजीवाद से संबंधित वैश्विक मुद्दों की ओर लक्षित थी। उन्होंने कहा, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो न केवल कोरियाई लोगों के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर गूंजेगा। यह मेरा सपना था। उन्होंने आगे कहा, मेरा मानना है कि समग्र वैश्विक आर्थिक व्यवस्था असमान है और लगभग 90% लोगों का मानना है कि यह अनुचित है। महामारी के दौरान गरीब देश अपने लोगों को टीका नहीं लगवा सकते हैं। वे सड़कों पर वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। इसलिए मैंने आधुनिक पूंजीवाद के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की। जैसा कि मैंने कहा, यह गहरा नहीं है। टिप्पणीकार इस बात पर सहमत थे कि ये विषय आज दुनिया भर में पूंजीवाद पर लागू होते हैं। 133, 207, 208, 209, 210 द गार्जियन के निमो किम और जस्टिन मैककरी ने वर्णन किया है कि स्क्विड गेम में कई खिलाड़ियों के कर्ज में डूब जाने की स्थिति दक्षिण कोरियाई व्यक्तिगत ऋण संकट की वास्तविकता को दर्शाती है, जो शो के पहले प्रसारण के समय देश के सकल घरेलू उत्पाद का 100% से अधिक हो गया था। बढ़ते कर्ज के कारण सरकार ने लोगों को और अधिक कर्ज में डूबने से रोकने के लिए उधार लेने की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन इसका असर यह हुआ कि अन्य उधारकर्ता खुद को उच्च ब्याज वाले ऋण लिए बिना ऋण चुकाने में असमर्थ पा रहे थे, जिससे तेजी से व्यापक प्रभाव पैदा हो रहा था। 211 एसोसिएटेड प्रेस के किम टोंगह्युंग के अनुसार, इन स्थितियों में कई कोरियाई, जिन्हें अक्सर डर्ट स्पून वर्ग के रूप में जाना जाता है, जोखिम भरे प्रस्तावों में शामिल होते हैं, जैसे उच्च जोखिम वाले निवेश, क्रिप्टोकरेंसी या जुआ, बड़े भुगतान की उम्मीद करते हैं लेकिन कर्ज में डूब जाते हैं और अपनी समस्या को बढ़ाते हैं। 212 213 इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जुएंग शिन के अनुसार, खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंगबॉक आउटफिट का उपयोग उनके बैकसू के साथ अर्थ को इंगित करने के लिए किया गया था, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद सफ़ेद हाथ के रूप में किया जाता है। ऐसे लोग जिन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं की है और परिणामस्वरूप समाज द्वारा भेदभाव किया जाता है, अपने दिन बेकार बिताते हैं और कोई काम नहीं करते हैं।
96। CNN के ब्रायन लोरी ने लिखा कि श्रृंखला पहले बहुत बार देखी गई थीमों पर एक नेत्रहीन आकर्षक बदलाव प्रस्तुत करती है, जिसमें वर्ग विभाजन का दोहन शामिल है, और अमीर अनिवार्य रूप से गरीबों और बेसहारा लोगों का शिकार करते हैं, एक ऐसे क्षण में जब दर्शक उस संदेश के प्रति अधिक ग्रहणशील हो सकते हैं। 214 द गार्जियन के हेनरी वोंग ने शो की तुलना 2019 की दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट से की और कहा कि शो ने दर्शकों को अपने पात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में दक्षिण कोरिया में वर्तमान में बहुत वास्तविक धन असमानता का इस्तेमाल किया। 215 अमेरिकी समाजवादी पत्रिका जैकोबिन की कैटिलिन क्लार्क ने भी श्रृंखला की तुलना पैरासाइट से की और कहा कि यह पूंजीवादी मिथक को तोड़ती है कि कड़ी मेहनत समृद्धि की गारंटी देती है। 217 अमेरिकी प्रगतिशील पत्रिका द नेशन के टैमी किम ने लिखा, स्क्विड गेम एक सूक्ष्म शो नहीं है, चाहे इसकी राजनीति हो या कथानक। पूंजीवाद खूनी और मतलबी और अथक है, यह चिल्लाता है। 207 द अटलांटिक के मॉर्गन ओम ने लिखा कि यह श्रृंखला दक्षिण कोरियाई कार्यों की एक श्रेणी में फिट बैठती है जो आर्थिक चिंताओं और वर्ग संघर्षों से जूझती है, जो देश की चिंताओं में निहित है लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रतिध्वनित होती है। उन्होंने कहा कि यह अमीरों को ऊपर की ओर गतिशीलता की झूठी भावना का प्रचार करने और गरीबों को इसे खरीदने के लिए दोषी ठहराता है। 218 रीजन पत्रिका के जैक वीसमुएलर ने श्रृंखला की पूंजीवाद विरोधी व्याख्या के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि स्क्विड गेम वास्तव में पूंजीवाद के बारे में नहीं है, ठीक से समझा जाए तो यह सत्तावादी नियंत्रण को कम करने और उसका विरोध करने और इसे पूरी तरह से छीनने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली के तहत अपनी मानवता को बनाए रखने के लिए रणनीति विकसित करने के बारे में है। 219 तो दोस्तों अभी बात की जाए तो 6 एपिसोड टोटल हमें सेक्शन 3 के अंदर देखने को मिले हैं और इसी के साथ इस सीरीज का द एंड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी एक तरह से ख़त्म हो चुका है इस एक तरह से आखिरी एपिसोड के अंदर, जैसा कि हमें देखने को मिला। बाकी मैंने सारे एपिसोडों की जो स्टोरी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बता दी है और जो गेम्स है वो भी मैंने आपको बता दी है, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे आल पर सेट जरूर से कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।